नमस्कार, संवाद पार्थ के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पार्थ। आज के एपिसोड में हम ट्विटर और रविशंकर प्रसाद को लेकर हुए बवाल पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के मंथन में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक नजर डालेंगे दिल्ली सरकार द्वारा अत्यधिक ऑक्सीजन की मांग को लेकर उठे विवाद पर। आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम में जो नजरिए पेश किए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे ट्विटर विवाद के बारे में। ट्विटर ने हाल में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिस पर काफी शोर शराबा हुआ। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि ट्विटर ने भारत के आईटी नियमों का उल्लंघन किया है। ट्विटर के साथ भारत सरकार क्या कार्रवाई करेगी ये तो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है। बहरहाल, कोई भी कदम उठाने से पहले यह जरूरी होता है कि दूसरी पार्टी के बारे में जानकारी पूरी हो। ट्विटर ने प्रसाद बाबू के अकाउंट को ब्लॉक करने का जो कदम उठाया उस पर थोड़ा बारीकी से गौर करना ठीक रहेगा। ये बात समझना जरूरी है कि ट्विटर जो भी रुख अख्तियार करता है वो एक सोची समझी योजना के अनुसार होता है। ट्विटर इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो ये ना जानता हो कि वो केंद्रीय आईटी मंत्री के अकाउंट को ब्लॉक करके वो भारत सरकार से पंगा ले रहा है। भारत के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि पश्चिमी देशों में जिन लोगों पर पॉलिसी तय करने की या महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारियां होती हैं, वो व्यक्ति अंग्रेजी के इन शब्दों को निष्ठा के साथ फॉलो करते हैं। वो शब्द हैं थिंक इट थ्रू। थिंक इट थ्रू का मतलब है जो भी फैसला किया जा रहा है उस फैसले से जुड़े सारे पहलुओं और परिणामों पर गंभीरता से विचार किया जाना। आमतौर पर थिंक इट थ्रू मंत्र को फॉलो किए बगैर पश्चिमी देशों के टॉप बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन कोई भी कदम नहीं उठाते। अगर बुरा ना माने तो एक जिज्ञासा है यहां। भारत के मंत्री केंद्र सरकार के हों या प्रांतीय सरकार के हों और टॉप लेवल के अफसरगण, क्या ये थिंक इट थ्रू के मंत्र को फॉलो करके ही पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं? तो जैसा कि मैं कह रहा था, प्रसाद बाबू के अकाउंट को ब्लॉक करने के पीछे के उद्देश्य को कुछ इस प्रकार से समझना चाहिए कि ट्विटर भारत सरकार की क्षमता को, ताकत को परखने का प्रयास कर रहा है और साथ में चुनौती भी दे रहा है। यहां आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि ट्विटर में यह सब करने का गूदा कहां से आया। जवाब पर विचार करने से पहले यह बताना उचित रहेगा कि ट्विटर ने कुछ इस प्रकार का बर्ताव राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके कार्यकाल के दौरान भी किया था। अब यह भी समझना जरूरी है कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूं ही अपने आप डिसाइड नहीं कर लेते कि किस नेता के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाए। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति होते हुए भी उनके साथ ट्विटर ने जिस प्रकार का बर्ताव किया, उनके अकाउंट को सस्पेंड किया, उनके समर्थकों के अकाउंटों को भी सस्पेंड किया, उसके बारे में लोगों का यह मानना है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया के मुखियाओं को कुछ बड़ी शक्तियां इशारा देती हैं कि उन्हें क्या रुख अपनाना है। जी हां, कुछ बड़ी शक्तियां। ऐसा समझा जाता है कि ट्रंप के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बहरहाल, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि विवाद तो हुआ प्रसाद बाबू के साथ भारत में और हम चर्चा कर रहे हैं ट्रंप के साथ क्या हुआ। हमने ट्रंप की चर्चा इसलिए की क्योंकि ट्विटर ने ट्रंप के साथ जो बर्ताव किया उसी बर्ताव की झलक अब भारत सरकार के मंत्री के साथ भी देखी जा रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कहीं ना कहीं ट्विटर को उसके आकाओं से शायद फिर से कुछ इशारा सा मिला है कि उसे भारत में बीजेपी के प्रति या बीजेपी के नेताओं के प्रति, आरएसएस के लोगों के प्रति किस प्रकार का रुख अपनाना है। उम्मीद है आपको शायद ये समझ में आ गया कि अमेरिका में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो कुछ हुआ उसका जिक्र यहां क्यों किया गया। भारत में तो लोगों को उतने डिटेल में जानकारी नहीं है कि ट्रंप के रास्ते में किस किस प्रकार के रोड़े अटकाए गए, लेकिन मुझे मौका मिला तमाम गतिविधियों को देखने का, लिहाजा इन जानकारियों को भारत के लोगों के साथ शेयर किया। मोदी बाबू शायद भारत के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें मालूम है कि वो विदेशी शक्तियां कौन सी हैं जो उनके और बीजेपी के रास्ते में रोड़े अटकाने के प्रयास कर सकती हैं और कर भी रही हैं। इसलिए उम्मीद है कि प्रसाद बाबू थिंक इट थ्रू के मंत्र को फॉलो करके अपने पत्तों को पूरी तैयारी के साथ खेलेंगे, जिससे कि ट्विटर जैसी कंपनियों को दखलंदाजी और गड़बड़ी करने का मौका न मिला। भारत के लोगों को यह समझना होगा कि भारत की स्थिति
चीन जैसी इतनी दबंग तो है नहीं कि वो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को रगड़ कर रख दे। मैंने चीन का जिक्र करना इसलिए उचित समझा क्योंकि चीन एक तो बहुत शक्तिशाली हो गया है, इसके अलावा चीन ने भविष्य को देखते हुए बहुत सूझबूझ के साथ बढ़िया प्लानिंग के अंतर्गत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अपने देश में इस प्रकार से तैयार कर लिए कि चीन को अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जरूरत ही ना हो, इसलिए उनको चीन में घुसने की अनुमति भी नहीं दी। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुखिया चीन में अपना दुकान खोलने की अनुमति पाने के लिए चीन के सामने आदाब बजाते हैं, मिमियाते हैं, चीन की शर्तों को मानने के लिए तत्पर रहते हैं। फिलहाल भारत तो इस स्थिति में है नहीं, इसलिए भारत को पूरी तैयारी के साथ, बहुत चतुराई के साथ अपनी कार्रवाइयों को इंप्लीमेंट करना होगा। भारत को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ट्विटर भारत का क्या उखाड़ लेगा, या अगर भारत में ट्विटर बंद हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। आखिर भारत में ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या सिर्फ 2 करोड़ ही है। लेकिन असली मसला यह है कि ट्विटर को बुद्धि देने वाले उसके आका कौन हैं और ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से वो आका किस प्रकार बिलबिलाएंगे और भारत को परेशान करेंगे या नहीं, ये मुख्य बात है। ये जो शक्तियां हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड्स में भी, वो शक्तियां भारत जैसे देशों में अपने पालतुओं का एक जाल सा बनाकर रखती हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियां, मीडिया के सदस्य और तथाकथित छोटे बड़े सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं। अगर भारत में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में न लगी होती तो भारत का बुरा चाहने वाली विदेशी ताकतों का मुकाबला करने में इतनी दिक्कत नहीं होती। खैर, इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं। अगर भारत के लोग सचेत होकर एकजुट हो जाएं तो ऐसी शक्तियां भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। अब हम बात करेंगे पंजाब में चल रहे राजनीतिक सरगर्मियों के बारे में। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय है पंजाब कांग्रेस के नेताओं में चल रही आपसी जूत बाजार। ऐसा समझा जा रहा है कि वर्तमान समय में पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही सबसे पावरफुल नेता हैं और अगर 2022 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस को कोई जीत दिला सकता है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं। लेकिन हाल के दिनों में कैप्टन दिल्ली में 3 दिन रहे, मगर न तो राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, न सोनिया गांधी ने, जबकि खबरों के अनुसार राहुल गांधी पंजाब के दूसरे नेताओं से मिले। तो यहां पर यह सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति इस प्रकार का रुख क्यों अपनाया? कैप्टन को बेआबरू होकर क्यों लौटना पड़ा? कैप्टन से न मिलकर राहुल गांधी ने एक तरीके से कैप्टन का अपमान ही किया। तो अपमान करने के पीछे मकसद क्या था? क्या राहुल गांधी नहीं जानते कि पंजाब पॉलिटिक्स में कैप्टन का राजनीतिक कद कितना बड़ा है? या कहीं राहुल गांधी के पास कोई ये सीक्रेट जानकारी तो नहीं है कि असल में कैप्टन का राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं या बखान करते हैं? या फिर ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी पर किसी प्रकार का बाहरी प्रेशर है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को आगे लाएं? ये ठीक है कि 79 साल के कैप्टन का कोई नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन नंबर 2 की खोज करने का यह मतलब तो नहीं कि कैप्टन जैसे एक सीनियर और बड़े कद के नेता का अपमान किया जाए। अब हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के विशाल राजनीतिक कद से राहुल गांधी अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हो या फिर ईर्ष्या हो रही हो, लेकिन पार्टी के डिफैक्टो नंबर 1 होने के नाते राहुल गांधी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि किसी ऐसे नेता को नाराज नहीं करना चाहिए जो आने वाले चुनावों में जीत दिलाने का रुतबा रखता हो। चलिए यहां पर एक सिनारियो या परिदृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए राहुल गांधी के व्यवहार से कैप्टन बहुत नाराज हो जाते हैं और कैप्टन एक अलग पार्टी बनाने का फैसला कर लेते हैं और मान लिया जाए कि वो उस पार्टी का नाम अमरिंदर कांग्रेस रखते हैं। तो अभी भी जिस प्रकार की लोकप्रियता और पॉलिटिकल दबदबा है कैप्टन का, उसके मद्देनजर ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि पंजाब के 117 सीटों में से 40-50 सीटें तो शायद इस नई पार्टी को मिली जाएंगी। तब क्या होगा? तब राहुल गांधी की कांग्रेस ना इधर की रहेगी ना उधर की, लुप्त होती हुई सी कांग्रेस पार्टी और लुप्त हो जाएगी।
अमरिंदर कांग्रेस दक्षिण भारत के राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों जैसी एक क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी, जिसे किसी और पार्टी के साथ गठजोड़ करके सरकार बनाना पड़ जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या अकाली दल। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी का होगा? कांग्रेस का। माना कि यह सिनारियो या परिदृश्य शायद वास्तविकता में तब्दील नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अमरिंदर सिंह को नाराज करके राहुल गांधी कोई बहुत सुपर डुपर रणनीति हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं लगता। वापस चलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति राहुल गांधी के समर्थन की बात पर। भारत के लोगों को याद होगा कि इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू ने जिस प्रकार पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा को गले लगाया था, और फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के समय सिद्धू ने जिस प्रकार भारी भरकम शब्दों से इमरान खान की तारीफ की थी, उससे भारत के लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई थी। भारत के लोगों को यह भी मालूम है कि समय समय पर कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिसका उपयोग चीन और पाकिस्तान अपने फायदे के लिए करते हैं। तो यहां पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिद्धू को सपोर्ट किए जाने के पीछे कोई बाहरी दबाव है? अगर है तो यह बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। एक और सवाल उठता है, सिद्धू ही क्यों? कोई और युवा नेता क्यों नहीं? आखिर 57 साल के सिद्धू कोई युवा नेता तो है नहीं। आने वाले दिन और सप्ताह पंजाब की पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी कैप्टन को अपनी शर्तों पर लाइन पर लाने में कामयाब होंगे, या फिर कैप्टन राहुल गांधी को कोई ऐसी पटखनी देंगे जिससे राहुल गांधी को दिन में तारे दिख जाएं। भले ही पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी हाईकमान द्वारा गठित पैनल को कैप्टन के बारे में कोई भी फीडबैक दिया हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन इतना तय समझना चाहिए कि आज भी पंजाब की जनता में कैप्टन के प्रति जो सम्मान है, वही सम्मान 2022 के चुनाव के नतीजों में अहम फर्क डाल सकता है। अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम के अगले विषय की ओर। दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन के मांग के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की कथित रिपोर्ट की बातें जो सामने आई हैं, उससे अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया। इस कथित रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई की अवधि के लिए ऑक्सीजन की जो डिमांड रखी थी, वो एक्चुअल मांग से 4 गुना ज्यादा थी। कथित रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग रखी, जबकि प्रति बेड कंजम्पशन या खपत के फॉर्मूला के आधार पर कंजम्पशन सिर्फ 289 मीट्रिक टन ही आती है। यानी दिल्ली सरकार ने एक्चुअल जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की डिमांड की। इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा की गई अत्यधिक ऑक्सीजन की मांग की वजह से 12 अन्य राज्यों को कम ऑक्सीजन मिली, क्योंकि उन राज्यों को पहुंचाए जाने वाले ऑक्सीजन को दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। जाहिर है इस वजह से इन 12 राज्यों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ी। पता नहीं इस कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने इस कथित ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट है ही नहीं, लेकिन एक ही सांस में यह भी कह दिया कि उन्होंने ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की है और उनके हवाले से यह पता लगा है कि उन कथित सदस्यों ने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया है और न ही रिपोर्ट को अप्रूव किया है। यहां आम आदमी पार्टी की भाषा की चतुराई या शातिरी को समझना आवश्यक है। रिपोर्ट का बिल्कुल न होना और किसी साइंड और अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट के न होने में आसमान जमीन का फर्क है। तो यहां ऐसा स्पष्ट आभास होता है कि आम आदमी पार्टी ने शब्दों के जाल बुनकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। एक और चीज जो बुरी तरह खटकती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने मेन मुद्दा यानी इस मुद्दे पर टिप्पणी की ही नहीं कि दिल्ली द्वारा की गई ऑक्सीजन की मांग जरूरत से ज्यादा थी या नहीं। मेन मुद्दे पर बात न करके आम आदमी पार्टी ने शब्दों के जाल बुनकर मुद्दे से ध्यान को भटकाने का प्रयास किया, ऐसा साफ झलकता है। अब खबरों के अनुसार ऑडिट कमेटी के लीडर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पैनल ने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो अंतरिम रिपोर्ट है।
डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि जो विवाद हुआ है वो अनावश्यक है, सारी बातें फाइनल रिपोर्ट में साफ हो जाएंगी। गुलेरिया बाबू का यह भी कहना है कि ऑक्सीजन की मांग हर रोज बदलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पैनल के अध्यक्ष ने गोलमोल बात करके इस स्थिति को शांत करने का प्रयास किया है। एक सेकेंडरी स्कूल के छात्र को भी मालूम होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड हर दिन एक समान नहीं रहती है। ऑक्सीजन की मांग मरीजों की संख्या पर निर्भर रहती है। जो भी हो, इतना तो साफ हो गया कि एक रिपोर्ट वाकई बनी और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश भी हुई। यह रिपोर्ट अंतरिम है, फाइनल रिपोर्ट बाद में पेश की जाएगी। अब यहां कुछ बातें हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, अगर फाइनल रिपोर्ट से यह साफ होता है कि दिल्ली का पीक डिमांड यानी अधिकतम मांग 289 मेट्रिक टन के बजाय 400 था या 500 था या मान लीजिए 600 मेट्रिक टन था, तब भी 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग का कोई औचित्य नहीं था। जहां देश के दूसरे राज्यों के लोग एक एक टन ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, वहां आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करना एक घोर नैतिक अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया के बयान से यह साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी का यह कहना कि कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं सरासर गलत है। अगर अंत में यह साफ होता है कि दिल्ली ने जरूरत से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी, तो कम से कम 2 बातों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक, जरूरत से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन मांगने के मामले में दोषी लोगों की पहचान होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी के रिपोर्ट के बारे में यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि कोई रिपोर्ट बनी ही नहीं है, इस विषय में भी एक्शन लिया जाना चाहिए। यह देखना बहुत रोचक रहेगा कि इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसमें हम महत्वपूर्ण राजनीतिक मसलों पर नजर डालेंगे। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में वो नजरिए पेश किए जाते हैं जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।